everyone and welcome back to ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स पॉडकास्ट की एपिसोड 2 है और आज के एपिसोड में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद नन अदर देन मिस्टर अबू बकर, जो कि 2 टाइम्स CSS क्वालिफायर हैं। और आज हम उनसे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स पे हम उनसे डिस्कशन करेंगे सो दैट आप अपने की नोट्स भी बना सकें और आपको डिफरेंट डायमेंशन से उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मिस्टर अबू बकर पाशा, उनको वेलकम करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में हमने आपका एक्सपीरियंस जाना था, हमने कुछ पेपर टेक्निक्स को भी देखा था। आज के इस एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको उस टॉपिक की डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो मिल सकें। राइट। सो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे दैट इज अबाउट CPAC। करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इवन और बहुत से सब्जेक्ट एसए के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो CPAC के बारे में हम आज सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें जो मेजर डायमेंशंस जो मैं चाहती हूँ कि आप टच करें, उसमें वो वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि CPAC की सिक्योरिटी डायनामिक के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि CPAC की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट भी कंसीडर की जा रही है। क्या इसके अंदर क्या सिचुएशन है, ये किस हद तक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है और इसमें क्या-क्या मजीद चैलेंजेस हैं? तो इसमें प्लीज बताइएगा। हाँ जी, श्योर। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। आई कैन रिकॉल इट्स बीन अ डेकेड नाउ। 2014-15 से जब बिल्कुल इनिशियल फेजेस में था, डिस्कशन थे, एग्रीमेंट्स चल रहे थे, उस टाइम से CSS का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब उसकी आफ्टर दैट डेकेड लॉन्ग इट्स स्टिल ग्रोइंग प्रोग्रेस हुई है, बट जो एंटिसिपेटेड प्रोग्रेस थी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। एंड उसके पीछे जो मेजर रीजंस हैं वो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स ही हैं, जिसके बारे में हम आपने भी ब्रीफ भी किया है। तो पेपर एस्पेक्ट से भी मैं साथ-साथ बताता रहूँगा आपको। ओरिजिनली सिचुएशन आजकल क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी डायनामिक्स पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि करंट सिक्योरिटी डायनामिक्स क्या है CPAC के, और या पिछले डेकेड में कैसे रह चुके हैं, या अब फोरसी कैसे किया जा रहा है CPAC के सिक्योरिटी डायनामिक्स को। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर अब आप करंट अफेयर्स के अंदर देखेंगे ना, तो वो इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है। इट्स नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, में भी वो CPAC का फ्यूचर भी पूछेगा आपसे और साथ रिसेंट डेकेड का भी वो जिक्र कर देगा। क्योंकि अब वो टाइम बाउंड थोड़ा सा एग्जामिनर पेपर को टफ करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंट 2-3 इयर्स बैक एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कश्मीर का एग्जामिनर ने पूछा था करंट अफेयर्स के अंदर, और उसने फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि आपने कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करनी है, बट आपने इवेंट्स बताने हैं पिछले 10 साल के स्पेसिफिकली। क्योंकि जी कश्मीर का टॉपिक तो सबने डिस्कस तैयार किया होता है, बट दैट वाज क्वाइट ट्रिकी फॉर द कैंडिडेट्स, क्योंकि 10 इयर्स के स्पेसिफिक इवेंट्स याद रखना वो ही करंट अफेयर्स है। अदरवाइज इट्स इन पाकिस्तान अफेयर्स और पाक हिस्ट्री, राइट? जी तो CPAC के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं 3 तरीके से कि उसके पास्ट इवेंट्स क्या है, सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट ऑफ द सिक्योरिटी क्या है, सिचुएशन डायनामिक्स, एंड फ्यूचर क्या है आपका। तो अभी हम करंट की अगर बात करें तो एंड अगेन व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन, बेशक वो सिक्योरिटी डायनामिक्स से हो या किसी भी चीज से हो, तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे CPAC है क्या, व्हेन इट स्टार्टेड, एंड CPAC ओवरऑल एक आप उसका ब्रीफ देंगे। बट क्योंकि क्वेश्चन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से है तो उसको लिमिटेड रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव आप CPAC के बैकग्राउंड में नहीं चले जाएंगे, बट एटलीस्ट आप इतना मेजर एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उनके चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का ही पार्ट है CPAC, और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स थे। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सिक्योर हो रहा था इससे, एज वेल एज पॉलिटिकली पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स विद द पाकिस्तान वाज हैविंग अनदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ चाइना विद द हेल्प ऑफ CPAC। और जिनजियांग उनके प्रोविंस से लेके गवादर तक कंप्लीट बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, जो कि इनिशियल प्रोजेक्ट था। उसके अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स, आपके ट्रेड प्रोजेक्ट्स,
worth I guess $62 billion के प्रोजेक्ट्स वर एंटिसिपेटेड अगर सीपैक टाइमली कंप्लीट हो जाता तो की सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़ रहे हैं आजकल। उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी दोबारा आ रही है। हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था अज़्म इस्तेहकाम के एस्पेक्ट से कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म दोबारा इंक्रीज करने लग गया है, और अब हम शायद एक तरह से वी कैन से कि हम खुदा न खास्ता हम लोग 2008, 9 एंड 10 वाले पीरियड में दोबारा जा सकते हैं विद द गिवन राइज ऑफ टेररिज्म, केपीके वाली साइड पे भी एंड बलूचिस्तान वाली साइड पे भी। एंड यही आपके मेजर गवादर से लेके आपके गिलगित बल्तिस्तान तक ही उसके दो मेन फ्रंटियर्स हैं आपके सीपैक के, और दोनों एरियाज अंडर सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स हैं। तो वन एस्पेक्ट इज द इंक्रीज इन द इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, जिसको कॉम्बैट करने के लिए भी अब मजीद स्टेट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट एंड स्टेट, आपकी आर्मी, आपकी गवर्नमेंट सब मिलके इसको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत डैमेज किया है सीपैक को। एक रिसेंट लास्ट मंथ, इस मंथ ही बल्कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द मंथ में जो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर अटैक हुआ, कराची में एक अटैक हुआ है। तो ओवरऑल 2024 में स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तकरीबन 30 to 40 माइनर मेजर अटैक्स हो चुके हुए हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ द सीपैक। तो दैट मींस कि एक इंक्रीज आपकी इंसर्जेंसी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके ऊपर चाइनीज ने अपना कंसर्न काफी ज्यादा रेज किया है। इवन उनके एम्बेसडर ने भी आके इस चीज को काफी प्रोमिनेंटली फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इतने ओपन वर्ड्स में इसको मेंशन किया था कि वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, एंड नाउ दे आर गेटिंग कंसर्न। एंड इस कंसर्न की वजह से ही पिछले 4-5 साल में काफी डिले भी आया है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जो आपकी डायरेक्ट टेररिज्म और इंसर्जेंसी से लिंक्ड है सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर। एंड इसके अंदर तरीके तालिबान पाकिस्तान का रोल भी है, इवन बलूचिस्तान साइड पे बीएलए का रोल भी है। वो काफी ज्यादा लोकल्स के साथ, जो लोकल जो मूवमेंट का पार्ट है, दे आर अगेंस्ट CPAC or the development in Gwadar, and due to multiple reasons, their own personal grudges as well as political reasons as well. But हमारे लिए as a whole, it's a threat for the CPAC. Then जियोपॉलिटिकल टेंशन आपकी जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड एस्पेक्ट है, और ये जिस दिन से सीपैक स्टार्ट हुआ है तब से ही है, स्पेसिफिकली अमंग आवर नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया, जिनको बेसिकली इंडिया यूएस का अलाय है काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, और पाकिस्तान चाइना का अलाय बन गया है लास्ट 10 ईयर्स से जस्ट ड्यू टू द सीपैक, राइट। एंड पाकिस्तान एंड जितनी इंडिया की क्लोजनेस हो रही है अमेरिका से डिप्लोमेटिकली, उतना ही पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात यू कैन से थोड़े से डिसरप्टिव से हैं, या उसके अंदर दूरी आ रही है अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन में, स्ट्रेटेजिक एज वेल एज आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। तो जियोपॉलिटिकली कैसे इसको थ्रेट किया जा सकता है, इसको अगर आप इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे तो वो यही है कि इंडिया के लिए काफी थ्रेट है। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी अग्रेसिव है थ्रू आउट द मोदी डोर और मोदी इरा के अंदर, और चाइना के साथ भी इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, लद्दाख बॉर्डर के ऊपर उनके चलते रहे हैं। उनकी अभी भी इंसर्जेंसीज हो रही हैं कुछ बॉर्डर एरियाज पे। चाइना क्लेम कर रहा है हमारे एरियाज हैं, इंडिया क्लेम कर रहा है हमारे एरियाज हैं, और इंडिया को बिल्कुल भी, इंडिया वोंट लाइक पाकिस्तान एंड चाइना गेटिंग क्लोज। देयर वाज अ टॉक, एंड इसके ऊपर काफी ज्यादा एविडेंस भी दिया गया कि गवादर में चाइना सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा, दे आर नॉट इवन डूइंग इट फॉर द ट्रेड पर्पसेस, बट वो थोड़ा सा अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशन भी करना चाहते हैं। गवादर पोर्ट को वो एज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी यूज करना चाहते हैं, जहाँ पे चाइना की अपनी आर्मी होगी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस इन फ्यूचर। तो वो इंडिया का बड़ा मेजर कंसर्न रहा है। फिर गिलगित बल्चिस्तान के अंदर क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, एंड इंडिया के अकॉर्डिंग दैट इज अ कंफ्लिक्टेड जोन, देयर इज इट एज अ कंफ्लिक्टेड जोन, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। तो इंडिया इज प्रीटी मच अगेंस्ट इट, एंड वो ओपनली एंड secretly they are opposing the CPEC through different means. So that is one of another challenge जो कि CPEC में हम लोग फेस कर रहे हैं। एंड थर्ड आपका अगेन लोकल
सिचुएशन आ जाती है पाकिस्तान की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया सी पैक को, क्योंकि द चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, द चेंज ऑफ स्टेट नैरेटिव्स ओवर द इयर्स, मेजर चेंज आया आपका पीटीआई पीएमएलएन से पीटीआई पे, एंड देन पीटीआई से पीएमएलएन और कंबाइंड सूडो जो भी अब गवर्नमेंट चल रही है इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली इतने ज्यादा मेजर लेवल जब शिफ्ट होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो भी आपके जो भी मेजर डेवलपमेंट होती है, मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हॉल्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज अनदर थ्रेट टू द सीपैक इन वन वे, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी, जितनी आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी, कोई भी प्रोजेक्ट उतना ज्यादा कामयाब होगा। आपकी जितनी, जब भी आप सिंपली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट चेंज होती है, सीईओ चेंज होता है, तो नीचे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं या ओल्ड एग्रीमेंट्स या ओल्ड प्रोसेसेस चल रही होती हैं, वो या तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं या उसके अंदर थोड़ा सा हॉल्ट आ जाता है, एंड उसके अंदर थोड़े शिफ्ट आ जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ अनदर थ्रेट जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीपैक के। जब तक हमारी सोशो इकोनॉमिक टेंशंस ठीक नहीं होंगी, जब तक हमारी लोकल ओपोजिशन खत्म नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इवन ओपोजिशन पार्टीज को, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सीपैक है वो एक national project है. It shouldn't be harmed by change of governments. It shouldn't be harmed by change of oppositions. And उसको collectively देखना चाहिए as a project of Pakistan rather as a project of Nawaz Sharif or as a project of Imran Khan or as a project of the state. Right? इसको collectively पाकिस्तान का project समझना चाहिए, और जैसे इसको own करेंगे, they need to make terms, they need to decide terms कि even अगर government change होती है, अगर आपके local level पे, provincial level पे, फेडरल लेवल पे, तो दैट शुड Exactly. नॉट इम्पैक्ट द रिलेशंस विद चाइना, दैट शुड नॉट अफेक्ट द एरिया सराउंडिंग द सीपैक, एंड इवन ऑपोजिशन करते हुए भी पार्टीज नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी ऐसी ऑपोजिशन कर रहे हैं जिससे उनका पॉलिटिकल फायदा तो हो रहा है, लेकिन आपका नेशनल लेवल के ऊपर आपका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की थ्रेट्स को भी हमने फेस करना है, इसको निगलेक्ट करना है, इफ हम चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो जाए। एक एक इन तीनों थ्रेड्स से, ये तो सीपैक के थ्रेड्स है। इसके अलावा एक और सिक्योरिटी डायमेंशन है जो कि इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान है, वो ये है कि हम लोगों की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है चाइना पे, एंड हमारा जो लोन है वो अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनिशियल से लेके 30 बिलियन तक हम लोग, हमारा लोन अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन यूएस डॉलर तक लोन चला गया, जो कि हमारे टोटल इंटरनेशनल लोन का 25%, टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का 25%। दैट इज अ ह्यूज Huge. अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। एंड अगर हम उसको रीपे नहीं कर सकते या हमारे पास कोई प्लान नहीं है उसको रीपे करने का, then it this becomes itself a threat. Then Exactly. China would take over the whole CPEC. They would dictate the terms. They would have the whole grip over the CPEC. And उसमें से आपको जो थोड़ा सा चंक मिलना था, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। एक ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट, एंड इस सब की वजह से इम्पैक्ट्स जो होते हैं आपके पूरे इन सारे कंसर्न्स के डिफरेंट डायमेंशन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकी वजह से जो इम्पैक्ट्स आते हैं उसके अंदर आपके पास डिलेज आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और जब डिलेज आएंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स हैं वो हार्म होंगे, इन्वेस्टर्स आपके डाउट में पड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा ना, चाइना तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, बट इन्वेस्टमेंट सारी इन दो कंट्रीज की नहीं है, इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इसमें लोकल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी फिर इन थ्रेट्स की वजह से नीचे जाता है। ठीक है, एक देयर वाज अ टाइम 4 years बैक, 5 years बैक, जब कुछ स्टेबिलिटी आने लगी थी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, तो पीपल वर एक्चुअली बाइंग प्रॉपर्टीज इन गवादर, एंड देयर वाज अ ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स के लोग लोकल लेवल पे प्लॉट्स खरीदने लग गए थे। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पीपल वर थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग देयर बिजनेसेस इन ग्वादर, एंड देन फिर ये 4-5 साल से इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स आए, इतनी इंसर्जेंसीज हुई हैं कि उससे वो सारा स्टॉप हो चुका है, Situation. हॉल्ड आ गया, एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब हुआ, आपके कॉस्ट प्रोजेक्ट डिलेज आए हैं आपके, एंड देन आपका ऑब्वियसली इस सबसे ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल रिलेशन स्केल के ऊपर देखा जाए तो जो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद जिसको हम कहते हैं वो भी इम्पैक्ट होगी, राइट। Exactly. अब वो आहिस्ता आहिस्ता नाराज होने लगे हैं, तो फिर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है चाइना इन इंटरनेशनल फील्ड, तो वो ही अगर आपसे नाराज हो गए और ये प्रोजेक्ट
फेलियर हुआ तो इट वुड हर्ट पाकिस्तान इवन मोर, एंड उस सब की रीजन आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स ही। आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया। बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा एक टॉपिक है सीपैक, बट जितने सिंप्लीफाइड आपने कर दिया, आई गेस कैंडिडेट्स बहुत इजीली इसको अब्सॉर्ब कर सकेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अगेन करंट अफेयर्स हो, सीएसएस ऐसे हो, मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है, एंड दैट इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा ब्रॉडर टॉपिक है, आप इसकी बहुत सी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हो, बट हम इसको करंट सिनेरियो में ही करेंगे। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड ऑब्वियसली जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो वे फॉरवर्ड हमें साथ एज अ सीएसएस कैंडिडेट ये चीज भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब आप चैलेंजेस दोगे तो आपको वे फॉरवर्ड बताना होगा। तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे आप बताइएगा। ओके, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पेपर एस्पेक्ट से, तो करंट अफेयर्स के पेपर में आप यू नीड टू हैव मोर स्टैटिस्टिक्स एंड यू नीड टू हैव मोर फिगर्स। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस्ड है। और उसके अंदर भी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स को फेस आती है ना, वो ये आती है कि दे वुड फाइंड रियली different statistics, different facts and figures for the current economic situation. कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, वो ऑब्वियसली काफी ब्राइटर साइड दिखा रही होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स होती हैं और कुछ इंटरनेशनल फॉर्म की रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जिसपे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग ना अपनी समरीज बना के रखें। ऑलवेज ऑलवेज अ कैंडिडेट नीड टू हैव 1 or 2 पेजेस और 4 to 5 पेजेस जो कि सिंपल पेजेस हो जिसपे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लिखा हो, इकोनॉमिक करंट इकोनॉमिक सिचुएशन लिखा हो। And on daily basis, they should read Dawn, they should read Business Insider, they should read The Economist। ठीक है, अब उनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इंटरनेशनल सर्वेज देखने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड फॉर्म की रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, जस्ट टू गेट द रियल पिक्चर। पाकिस्तान के बजट की वैल्यूज उनको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिजिकल डेप्थ की वैल्यू उनको पता होनी चाहिए, आईएमएफ से लोन कितना मिला है, कितने एपिसोड्स हो चुके हैं। तो स्टैटिस्टिकली यू नीड टू बी ऑन टॉप, एंड वो स्टैटिस्टिक्स आपको ऐसे नहीं है कि आप किसी एक वेबसाइट पे गए हैं आपको मिल गए, आप चैट जीपीटी पे गए आपको मिल गए, आपने गूगल किया आपको मिल गए। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दैट। तो दिस इज द फर्स्ट एडवाइस जो करंट अफेयर्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी कैंडिडेट्स के लिए नेसेसरी है कि वो इकोनॉमी के जितने फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं वो साथ साथ, और ये चेंज होते हैं, मतलब इस मंथ आपकी इकोनॉमी, अभी आज की आपके पेपर में, न्यूज़पेपर में जो आपकी इन्फ्लेशन आई है, दे सेड दैट दिस इज द मिनिमम इन द 3 years, लास्ट 3 years, और 6 to 7% तक आ चुकी है। एंड इन नवंबर दे आर सेइंग दैट इट वुड गो टू, इन्फ्लेशन रेट वुड डिक्रीज टू 4 to 5%। अब इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि 3 to 5 years के एक्सपेक्ट में तो यस डेफिनेटली इट्स एन इम्प्रूवमेंट, राइट। तो वहां पे तो आप इसको इम्प्रूवमेंट लिखेंगे, बट कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड। और एक मैं हमेशा ये बात करता हूँ तो कि सीएसएस का जो स्टूडेंट है उसको एक लोकल वेंडर से डिफरेंट होना चाहिए। बाय दैट व्हाट आई मीन इज, आप अगर जाएंगे ना दूध दही की दुकान पे, अगर आप जाएंगे किसी फ्रूट वाले के पास, नान वाले के पास, आप किसी लोकल वेंडर पे जो कि स्टूडेंट नहीं है करंट अफेयर्स के, जो कि अब एजुकेशनल एरा से बाहर आ चुके हुए हैं, they are also sane enough to comment over the economy. They can tell you कि यार पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, इकोनॉमी कैसी जा रही है, किस साइड पे जा रही है, उनका भी एक ओपिनियन होता है। उनसे डिफरेंट सीएसएस स्टूडेंट ने इसलिए होना है कि दे हैव अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के हालात कैसे हैं। सीएसएस स्टूडेंट, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि सिर्फ उसको प्रॉब्लम्स नहीं पता होनी चाहिए, उसको रियलिस्टिकली फैक्ट्स पता होने चाहिए, एंड उसको देन उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। मतलब 2 layers नीचे सीएसएस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार अब तो इन्फ्लेशन 6 and 7% पे आ गई है, पहले बहुत ज्यादा थी, अब तो 10-12 भी गई है, तो ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक पैरामीटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर होगी। नो, सीएसएस स्टूडेंट वुड एनालाइज इट कि आज सिचुएशन क्या है, 3 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी और 10 साल पहले क्या थी। वन सेकंड, अगर आप कहते हैं इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% हो गया है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? वो अभी भी ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि
आपके हालात बेहतर हो गए, वो इंडिकेट ये कर रहा है कि इन्फ्लेशन 6 to 7% इंक्रीज हो रही है, अब स्लो हो गई है, और हम नवंबर में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो 4 to 5% हो जाएगी। ये स्टेट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट अभी भी टुवर्ड्स इंक्रीज ही है। जब वो जीरो होगा, दैट मीन्स कि अब आप स्टेबिलिटी के ऊपर आ गए। तो आप उसको पोर्ट्रे किस तरह किया जा रहा है, एक ही स्टैट्स है, एक ही फिगर है, उसको ऑपोजिशन या जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि देखें अभी भी 6 to 7% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट पोर्ट्रे करेगी कि पहले देखिए कितनी ज्यादा थी, अब हम उसको 6 to 7% पे ले आए। एंड देन हम जब उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो वी नीड टू ब्रेक दैट डाउन टू टेल द पीपल एंड टेल द एग्जामिनर कि अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दैट्स हाउ यू वुड फिल द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पेपर, राइट। ये तो कुछ टिप्स थी। तो अब इकोनॉमिक ओवरव्यू अभी के एस्पेक्ट से देख लें, तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर, की चैलेंजेस देख लेंगे। की चैलेंजेस अगेन, कुछ चैलेंजेस हमारे हर तरह से नेशनल है। जैसे अभी हमने सीपैक में भी बात की, तो जब सिक्योरिटी की बात आएगी, तो वो आपकी सिक्योरिटी सिर्फ सीपैक को इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रही है, और इकोनॉमी एग्जैक्टली। वाइस वर्सा सीपैक को इम्पैक्ट कर रही है। तो इट्स ऑल आर को रिलेशनल टू ईच अदर। तो फैक्टर्स आपके हमेशा 5 से 10 फैक्टर्स होंगे किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, स्पेशली करंट अफेयर्स के। बट वो आपने जब मेंशन करने हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर वो रिडंडेंट नहीं है। आप जब बात करते हैं सिक्योरिटी की सीपैक के एस्पेक्ट से, तो आपने सीपैक साइड कवर करनी है। बट अब आप जब इकोनॉमी के अंदर भी इकोनॉमी के डिक्लाइन या चैलेंजेस में सिक्योरिटी को मेंशन करेंगे, तो अब आपने इकोनॉमी के एस्पेक्ट से उसकी बात करनी है, सिक्योरिटी की बात करनी है। तो दैट्स द डिफरेंस देयर। फॉर एग्जांपल, हाई इन्फ्लेशन रेट आपका एक सबसे पहला चैलेंज आ गया, ठीक है। चैलेंज अगेन जैसे भी मैं बात करूंगी, हाई इन्फ्लेशन, अब उसको दो तरह से देखा जा सकता है कि अच्छा इन्फ्लेशन अब टुवर्ड्स डिक्लाइन है, तो इट मींस थिंग्स आर गेटिंग अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन टुवर्ड्स हाई है, तो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। नाउ अब स्टैंडिंग टुडे, आज की अगर हम न्यूज देखें, तो यस, टुडे सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली, तो हम स्टेबल हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, यस, एज कंपेयर टू लास्ट 5 years, नो। तो दिस इज द ब्रेकडाउन जो हम लोगों ने देखना है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं पेपर के अंदर, पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को। ग्लोबल एस्पेक्ट से भी उसको ग्लोबल लेंस से भी देखना है कि ग्लोबल वर्ल्ड या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या एमएनसीज पाकिस्तान को कैसे देखती हैं, तो वो ये पैटर्न्स देखते हैं। तो इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए तो एक बेहतर आपका, एज पर अगेन स्टैंडिंग टुडे, आज आपकी सिचुएशन बेहतर है। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट अ लोन बेल आउट फ्रॉम आईएमएफ, आपने भी रिसेंट एससीओ की है, आपकी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल काफी ज्यादा डील्स स्ट्रक की हैं आफ्टर एससीओ एज वेल एज विद द इंटरनेशनल टूर्स। तो अगेन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, द सिचुएशन इज बेटर, एंड दैट वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और जैसे इन्वेस्टर्स आएंगे आपकी सिचुएशन मजीद बेहतर होती जाएगी। बट द पॉइंट इज कि आपने उसको ये भी ब्रेक डाउन करके देखना है कि वो बेलून इकोनॉमी तो नहीं है, वो बबल इकोनॉमी तो नहीं है। क्या ऑन ग्राउंड आपकी सिचुएशन बेहतर हो रही है? जब आप उसको पीपल लेंस से देखेंगे, तो आपने ये भी देखना है कि जो लो और मिडिल क्लास लोग हैं, उनको की डिफिकल्टीज फेस आ रही है, तो क्या वो भी कंसिडर करते हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, मतलब इफ यू वुड रीड इन द न्यूज के इकोनॉमिक पैरामीटर्स सारे बेहतर होंगे। तो दिस इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, एंड इट वुड प्रोजेक्ट नेक्स्ट 5 years ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आपका इंटरनेशनल ट्रस्ट बेहतर होता है, आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बेहतर होते हैं। बट जब आप लोकल ग्राउंड पे जाके देखेंगे, आपने मार्केट्स में विजिट करना है, अगर आप एक डे टू डे पर्सन से पूछेंगे, तो वो तो कहेगा यार मुझे तो कोई चीज सस्ती नहीं मिल रही, मुझे तो रेट डेली से डेली ज्यादा ही मिलता जा रहा है। तो यस, जब आप इसको अगेन सेइंग द सेम थिंग, व्हेनेवर यू विल अटेम्प्ट द इकोनॉमी क्वेश्चन, आपने उसको बहुत इख्तियार से अटेम्प्ट करना है। आपने जो भी फिगर लिखना है, आप यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट दैट फिगर्स मीन। जिस तरह मैंने अभी इन्फ्लेशन रेट की एग्जांपल दी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसका कंपैरिजन किस चीज से किया जा रहा है, इंटरनेशनल कंट्रीज से करेंगे या प्रीवियस पाकिस्तान की सिचुएशन से करेंगे, ये भी आंसर के अंदर आपने मेंशन करना है, ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका क्या चल रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट तकरीबन इस साल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज 2.8%। अगेन अ वेरी मॉडेस्ट
ग्रोथ रेट, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी अप्रिशिएटिव, बट उतना बुरा भी नहीं है। अगेन इट कम्स टू द कंपैरिजन कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं या लास्ट 5 ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक स्लो ग्रोथ रेट है, और वो स्लो ग्रोथ रेट आपके लिए चैलेंज बनता जाएगा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जो आपके अभी हम बाकी एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी रीजंस, आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी ओपोजिशन, आपके इलेक्शंस चैलेंज हैं, आपकी जुडिशरी स्टेट, आपकी पार्लियामेंट इस टाइम पे काइंड ऑफ दे आर इन अ फायर फाइटिंग मोड, दे आर लॉकिंग हॉर्न्स विद ईच अदर। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। जब तक ये फैक्टर्स स्टेबल नहीं होंगे, सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बेहतर नहीं होंगी, पॉलिसीज डिफाइंड नहीं होंगी। अगेन वन ऑफ द सेम एग्जांपल जो हम अभी सी पैक के अंदर यूज कर रहे थे कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सी पैक, इस तरह के जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, governments, opposition, all parties of Pakistan, state, all institution of Pakistan, they need to sit down, they need to define a ground कि यार जो मर्जी आए हुकूमत में, जो मर्जी जाए हुकूमत से, आपके जो बेसिक एग्रीमेंट्स हैं, जो आपकी बेसिक पॉलिसीज हैं, वो चेंज नहीं होंगी। एनीथिंग कैन सक्सीड विद अ कंसिस्टेंट पॉलिसी, और इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से आप जीनियसेस बिठा दें, आप न्यूटन और आइंस्टाइन आइंस्टाइन बिठा दें, आप वर्ल्ड बैंक से लोग ले आए, बट अगर पॉलिसी ही आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट फिक्स समथिंग। इसकी एग्जांपल आप क्रिकेट टीम से ले लें कि यू हायर्ड अ जीनियस इन द टर्म्स ऑफ गैरी क्रिस्टन, एंड he has just resigned, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट कोच, वर्ल्ड कप विनिंग कोच विद इंडिया, आईपीएल विनिंग कोच, एंड देन वो चला गया वहां से। ठीक है, अब आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि आपको लगता है अच्छा आज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम, बट हम नहीं जा रहे। तो यही आपकी इकोनॉमी के अंदर भी आपके पैरेंट्स, आपने फैक्टर्स देखने हैं जो चलेंगे। डेप्ट एंड फिस्कल डेफिसिट देखना है आपने, इस तरह की टर्म्स आपकी होनी चाहिए। एनर्जी कंडीशंस देखनी है, फ्यूल क्राइसिस देखना है, फ्यूल प्राइसेस देखनी है, आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए गिवन द करंट सिचुएशन। एंड देन वे फॉरवर्ड की बात करें तो आपने हर तरह से वे फॉरवर्ड देना है। सीएसएस स्टूडेंट की बात करें, अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली सीएसएस स्टूडेंट और करंट अफेयर्स के पेपर की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबको पता है, मेजोरिटी स्टूडेंट को पता होता है कि अच्छा मेजर मेजर रिफॉर्म्स क्या हैं, बट आपने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लिखना है। दो स्टूडेंट्स आएंगे पेपर में करंट अफेयर्स का पेपर करने, एक बहुत हाई लेवल पे बता देगा अच्छा आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स चाहिए, आईएमएफ सजेस्ट भी कर रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा भी रहे हैं, आपको सिक्योरिटी क्राइसिस खत्म करने हैं, हमें भी पता, ठीक है। बट अगर आपने डीप जाना तो यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज वेल कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कौन कौन सी करेंगे, कौन सी कितनी तगड़ी है, किससे कितनी ज्यादा कितना ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो इतना डीप आपने जाना। अब आईएमएफ, हम लोग कहते हैं कि एक बुरी चीज, आईएमएफ से हमें कर्जा मिल रहा है, बट फॉर मी आईएमएफ स्टिल डिफाइंस यू समथिंग जो आप कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद इतने कैपेबल होते तो हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। आईएमएफ आपको कह रहा है टैक्स कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करना ही करना है। हम जब अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट थे, हमें टैक्स कलेक्ट करने की फिक्र नहीं थी। आईएमएफ कहता है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें, हम लोग नहीं करते थे। टैक्स स्लैब ऐसी बनाए कि जो रिच है, जो एलीट है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगे, मिडिल और लोग इनकम क्लासेस के ऊपर कम लगे। ये सारी स्ट्रक्चर रिफॉर्म है आपकी, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है, ये भी एक रेमेडी है। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब वही है जो भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो फिजिकल पॉलिसीज हैं वो इम्पैक्टेड ना हो आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन से, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स से, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन से, आपकी फिजिकल डिसीजन लॉन्ग टर्म हो, उसमें डिसिप्लिन हो। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करनी, अगेन ये वो एस्पेक्ट है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का जो कि जब आप दूसरे कंट्रीज को देखते हैं वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएई की एग्जांपल दें, सिंगापुर की दें, इवन स्विट्जरलैंड की भी देखें आप, तो उसके अंदर कुछ ना स्ट्रक्चरल उन लोगों ने रिफॉर्म्स ऐसे किए हैं जो इकोनॉमी को उनकी उन्होंने बूस्ट करवाया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ दोज पैरामीटर्स। आप इंटरनेट की सिचुएशन देखें तो आपको लगेगा आप 1950s में बैठे हुए हैं,
ठीक है, अब इंटरनेट ही इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, पिलर ऑफ इकोनॉमी बन चुका है। आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपकी ई कॉमर्स, हर चीज इंटरनेट पे चल रही है। हम लोग उस साइड पे भी आ ही नहीं रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट योर बिजनेस टुडे, आपको तो यही नहीं पता मैंने कितनी विंडोज पे जाना है, राइट? एंड आप दुबई में जाएं तो आप सिंगल डे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप टैक्स फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो कहते हैं आओ आप इन्वेस्ट करो, आप टैक्स, हम आपको टैक्स फाइल करेंगे। सिंगापुर इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। वन विंडोज है, बिजनेस एस्टेब्लिश करने हैं, आप एक दिन में करें। हम लोगों ने, हमें पता ही नहीं, हमने चार कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाना है, और उधर जाके आपने कितनी एप्लीकेशन देनी है, और उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपने उसके ऊपर उनको गिफ्ट भी पे करने हैं। तो ये तो सिचुएशन है हमारे यहाँ पे बिजनेस डेवलप करने की। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लाजमी है, जिसके अंदर आपका आईटी, स्पेशली ई कॉमर्स, आईटी, इस तरह के फील्ड्स एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें, उनको नरिश करें। स्टूडेंट्स को, आजकल की जनरेशन है, दे वांट टू डू बिजनेस, दे वांट टू एक्सीड एंड एक्सेल। उस पॉपुलेशन को, आपका जो यूथ बल्क है, उसको यूटिलाइज किया जाए आपकी इकोनॉमी के अंदर, एंड तब ही हम बाकी दुनिया से कम्पीट कर सकेंगे। नॉट विद द ओल्ड रोटन मेथड्स। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, हम इतनी बुरी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करने लग गए थे रिसेंट ईयर्स में। वी नीड टू वर्क ओवर दीज थिंग्स, और यही आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। अगेन, पेपर अटेम्प्ट करने की बात आएगी तो करंट सिचुएशन मैंने जैसे बताया, समराइजिंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स के। ठीक है, फिर आपके पास रीजन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान आने चाहिए, जो मेन 4-5 पिलर्स है जो भी हमने डिस्कस किए हैं, वो आप लिखेंगे उसके अंदर। एंड देन फिर आप रेमेडीज की तरफ आएंगे, या रिफॉर्म्स की तरफ आएंगे, जो कि आपको इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड दिस इज हाउ यू वुड सॉल्व योर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पेपर। ओके। अभी जैसे हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने सीपैक को डिस्कस किया, तो हर जगह एक नाम, एक पॉइंट आया, एंड दैट इज आईएमएफ। तो आईएमएफ को ही हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कि क्या रीसेंट डील आईएमएफ की क्या है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्यों इसको इतना ज्यादा पोलिटिसाइज किया जाता है, क्या आईएमएफ के पास जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है उसकी इकोनॉमी के लिए? इसको अगर हम कैसे इलैबोरेट करें, क्या चैलेंजेस और बेसिकली इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? किस तरह ये नेगेटिवली, क्या आईएमएफ के सारे नेगेटिव ही एस्पेक्ट्स हैं? ओके, ठीक है। अगेन, जैसे मैंने अभी खुद इसकी एग्जांपल दी इकोनॉमी डिस्कस करते हुए, कि आईएमएफ को समझा जाता है कि इट्स अ वेरी बैड थिंग। उसमें आपने फर्स्ट पेपर एस्पेक्ट भी साथ साथ कवर करेंगे, कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ के साथ हम लोगों की जो निगोशिएशन चल रही है, या जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है, करंट फेज होगा तो इस साल के एग्रीमेंट के पूछा जाएगा। जर्नलाइज भी पूछ सकते हैं कि आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ी, फर्स्ट टाइम हम कब गए, हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स आएंगे। तो दिस वुड बी योर इंट्रोडक्शन, right? And the candidate, CSS candidates must know, and usually सबको आइडिया होता ही है कि how we started in 90s। हम फर्स्ट टाइम गए, फिर we had to go सेकंड टाइम, उसका कंपैरिजन भी होता है बांग्लादेश से, इंडिया से भी होता है। इंडिया went there, इंडिया सक्सेसफुली उससे निकल भी गया, हम लोग नहीं निकल सके। काफी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो आज तक नहीं निकल सके। तो जब उन कंट्रीज को देखा जाता है ना, तो लोग कहते हैं यार आईएमएफ तो खा जाता है मुल्क को, आईएमएफ तो बहुत बुरी चीज है। बट आपने ये भी देखना है कि वो बेल आउट यूटिलाइज किस तरह किया जा रहा है। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज मिला है, एंड हम लोग न्यूज में देखते थे कि एक टाइम ऐसे लग रहा था कि बस श्रीलंका इज गोना जस्ट एंड, बट दे आर स्टिल मैनेजिंग। इवन उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ। तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि आईएमएफ कैसे बेहतर है, उसके मसले क्या हैं, और उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ऑपोजिशन क्यों हो रही है। अगेन, पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट होगा कि आपका फर्स्ट, आपका वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी एपिसोड हो चुकी हैं, पाकिस्तान के साथ स्टार्टिंग कब हुई, 90s के अंदर स्टार्टिंग हुई, की इम्प्लीकेशंस के ऊपर आ जाएंगे फिर हम। की इम्प्लीकेशन ऑफ आईएमएफ, अभी आपको जो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट हम लोगों को अभी जो 7 बिलियन की मिली है, जो एड मिली है, उससे हमारा डेफिसिट इंक्रीज हो गया, बट हमारा जीडीपी, हमारे टैक्स परसेंटेजेस, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। ठीक है, उनकी इम्प्लीकेशन की वजह से ही हमारी टैक्स सबमिशन के ऊपर इम्पैक्ट आया, राइट? तो वो मेजर मेजर आप इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स भी यूज किए जा सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए।
अच्छा, सबसे पहली हम इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन होती है वो होता है कि इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ टू अ कंट्री, जिसको भी आईएमएफ बेल आउट पैकेज में, अगर वो बेल आउट पैकेज ना मिले, वर्थ 7 बिलियन यूएस डॉलर, 10 बिलियन, 15 बिलियन, 5 बिलियन, वट एवर द अमाउंट इज, तो उस टाइम पे पाकिस्तान, उस कंट्री के, अगर पाकिस्तान की ना भी बात करें, जिस भी कंट्री में आईएमएफ जाएगा, तो वो दे आर एट द ब्रिंक ऑफ गेटिंग डिफॉल्ट। ठीक है, और जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो इसका यही मतलब है कि आपके पास जो लोकल रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल डेड एंड पे आ चुके हैं, एंड एग्जैक्टली। इंटरनेशनली वही आपका पैरामीटर है mentioning that a country is going towards default. It doesn't mean कि आप bankrupt हो जाएंगे and suddenly कुछ हो जाएगा, but okay, 9 minutes. बट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपका जो कंट्री है वो इंटरनेशनली वनरेबल हो चुका हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एंड देन देयर वुड बी टॉक्स ऑफ प्राइवेटाइजिंग अ लॉट ऑफ इट्स मेजर इंस्टीट्यूशंस। तो ये इस तरह की बुरी हालात होती है जब आप कहते हो कि कंट्री डिफॉल्ट हो गया, बट जब आईएमएफ लोन देता है आपको, तो आपको सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो है इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ। आपको फर्स्ट फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है, जो, और ये एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, आप अपने उस सारे ट्रेड डेब्ट से, आप उस अपने सारे जो आपका डेड एंड आ चुका होता है, आपकी इंपोर्ट्स बंद हो चुकी होने वाली होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस आ जाती है, आपकी करेंसी डिक्लाइन करने लग जाती है, वो फॉर द टाइम बिंग वो स्टेबल हो जाती है। आईएमएफ आपको नहीं कहता कि आपने हमसे लोन लेके दोबारा हमारे पास लोन लेने आना, बट यस, जब भी कोई कंट्री लोन लेने जाएगी तो इट मीन्स कि वो एट द वेरी फर्स्ट इतनी बुरी कंडीशन में थी कि उसको लोन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आइडियली क्या होना चाहिए, एंड दैट कुड हैपन इन अ मोटिवेशनल मूवी, कि आप फर्स्ट टाइम लोन लें एंड अब आप कहेंगे नहीं, अब हमने इस लोन को भी पे बैक करना, हमने इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना है कि हमें दोबारा लोन लेने की जरूरत ना पड़े। बट इन रियल वर्ल्ड दैट डजंट हैपन। अगर किसी कंट्री को लोन लेने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने लोन डेब्ट पे कर सके, एंड इसलिए दोबारा दोबारा आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और उससे आपको ऐसे लगता है कि आईएमएफ इज बैड। यस, दे आर इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज एंड देयर कंडीशंस, उनके रिटर्न रेट्स की वजह से वो उनकी बुराई भी है उसमें, बट यू नीड टू नो, आपके सीएम उस टाइम पे होते थे, आजकल पीएम है शिवराज थी, उनके बड़ी फेमस फ्रेज है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो उन्होंने जी। मेंशन भी की, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। ओरिजिनली तो ये उनकी नहीं है, बट दैट इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एंड यही ये रियलिटी भी है। beggars are not choosers, right? So when you are going for a loan टू समवन, तो फिर आपको उसकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, एंड वहां पे लोग कहते हैं कि आईएमएफ बहुत बुरा, नहीं, इवन रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। अगर आप किसी से पैसे मांगेंगे तो फिर यू नीड टू बिहेव वेल, एंड यू नीड टू बिहेव वेल अकॉर्डिंग टू देम। अगर आप लोकल बैंक से भी लेते हैं तो उनकी भी कंडीशन होती है, उनकी भी इंटरेस्ट रेट की कंडीशन होती है, इस तरह आईएमएफ की भी है। तो वो स्ट्रिंजेंट कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। देन सॉरी, वन ऑफ द मोर अनदर फैक्टर इज के ओपोजिशन क्यों मिलती है आईएमएफ को, या जब आईएमएफ से हम लोन लेने लगे होते हैं तब इतना वावेला क्यों मच जाता है, वो इसलिए मचता है, दैट इज एन ओपोजिशन स्ट्रेटेजी। अब इवन पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी अपने टाइम में कहा हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, बट ऑन ग्राउंड आपको जाना पड़ता है, राइट? तो जब आप नहीं होते गवर्नमेंट में, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू पोर्ट्रे कि अच्छा ये गवर्नमेंट है, इससे अपने फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं हो रहे, इस इकोनॉमिक कंडीशन से स्टेबल नहीं हो रही, तो ये आईएमएफ के पास जा रहे हैं, राइट? बट जी। जब आप खुद भी गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यस, इसमें क्रिटिसिज्म होना चाहिए उन पे जिन्होंने मेजोरिटी टाइम रूल किया, या जिनकी पॉलिसीज की वजह से वी लेड टू अ कंडीशन हियर, एंड उसमें फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। फिर आपको 47 से लेके 90s तक भी देखना पड़ेगा, और 90s से 2024 का एक और ब्रेकडाउन है कि कौन सी गवर्नमेंट आई, उनकी क्या पॉलिसीज थी, और किस में ज्यादा डेप्थ इंक्रीज हुआ, किस में रीपे हुआ। तो वो एस्पेक्ट्स देख के आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। बट वैसे इन जनरल इट्स अ वेरी बिग टूल, पॉलिटिकल टूल टू क्रिटिसाइज, और जब वो पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं दे डोंट इवन मीन इट, बिकॉज उनको भी पता है जब हमने इस गवर्नमेंट में आना ना, हमने भी आईएमएफ के पास ही जाना। तो इसलिए, बट
जो जो लोग हैं, जो उन पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो उसके ऊपर फिर काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है उन इमोशंस को जो कि पॉलिटिकल लीडर्स यूटिलाइज करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। एक और रीजन है पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन की, जब भी आईएमएफ से आपको लोन मिलता है तो वो जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे वो आईएमएफ वाले डिफाइन करते हैं, और वो सख्त होती हैं। वो सख्त इसलिए होती हैं कि दे वुड से कि अच्छा आपने डेब्ट पे करना है तो आप बिजली का बिल इंक्रीज करो, आपने जो लोगों को सब्सिडी दी हुई है उसको कम करो, आप कोई वेलफेयर स्टेट नहीं हो, आप कोई यूरोपियन स्टेट नहीं हो जिसके पास इतना पैसा है कि वो लोगों के ऊपर पैसे दे रहा है। अब उससे लोगों को ऑब्वियसली आपकी जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास पीपल है, उन लोगों को इफेक्ट होता है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि उनका कसूर नहीं है ये सारा कुछ, उन लोगों ने तो पाकिस्तान के हालात नहीं किए। एलीट इज रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर फिर उनकी अच्छी चीज ये आ जाती है आईएमएफ की कि वो जो टैक्सेशन है उसके भी उन्होंने स्लैब्स बनाई हुई हैं। जो सब्सिडी खत्म करने की बात करते हैं तो बिल्कुल लो तबके को तो वो इतना मना नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है अब उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है, उनका उनका लोन रिपे करना है, जो उन लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो करना है। तो नाउ इट कम्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ही अगर आपकी एलीट्स की है तो वो यही करते हैं कि वो फिर भी एलीट को बचाते हैं, और जितना आपका टैक्सेशन है, जितना आपका जो बर्डन है वो लोअर और मिडिल क्लास के ऊपर आ जाता है। रादर इट शुड बी ऑन एलीट। आपकी हर चीज की टैक्सेशन स्लैब बेस होनी चाहिए, जो जितना ज्यादा कमाता है या जो जितना ज्यादा अर्न करता है उसका उतना शेयर होना चाहिए, बजाय इसके कि एक बिल्कुल जो डेली वेजर है आप उससे भी हर चीज के ऊपर टैक्स ले रहे हो, आप उसको भी हर तरह से निचोड़ रहे हो, और आपकी जितनी पॉलिसीज है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए लोग फिर आईएमएफ को बुरा समझते हैं। वो आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अब वो आपके प्ले ग्राउंड आपका अपना है कि आपने किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना, आपने किसको किसकी सब्सिडी खत्म करनी है, किसकी सब्सिडी खत्म नहीं करनी। एक रीसेंट एग्जांपल देख लें अभी कि वो मरीम नवाज ने सब्सिडी दी थी 200 यूनिट तक बिल्स पे। उसके ऊपर आईएमएफ ने अपोज किया कि इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, राइट। अब वो ठीक है अपनी जगह, आईएमएफ वाले तो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपको बताएंगे, बट आपने ये भी देखना है कि जो आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो किसने किए थे जिसकी वजह से बाकी ज्यादा बिल इतना ज्यादा बढ़ गया। आपकी ऑयल इंपोर्ट्स की प्राइसेस क्या है, आपकी इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस क्या है। तो दिस ऑल ऑफ दिस मेक्स आईएमएफ लुक गुड एंड बैड, एंड आपको दोनों पैटर्न्स पता होने चाहिए कि आईएमएफ से जब आपको लोन मिलता है तो आपको फिजिकली रिलीफ मिलता है स्ट्रेट अवे। वन, दिस इज अ पॉजिटिव। आपकी उनकी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं जो कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो दोनों एस्पेक्ट से है। अगर आप उसका एक वो देखेंगे तो वो यही है कि स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होंगी तो ही आप लॉन्ग टर्म बेहतर हो सकते हैं, बट उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये है कि जो आपकी लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो, जो मेजर चंक ऑफ द पाकिस्तान है, वो काफी ज्यादा इम्पैक्टेड होता है। अगेन एक पॉजिटिव ये है कि आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो हम ऊपर भी बात कर रहे थे उसकी सीपैक की बात कर रहे थे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। तो इसमें भी यही होता है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिला, ओके आपका, इसका मतलब आपकी पोर्ट्स खुल जाएंगी, इसका मतलब आपका डॉलर स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो जो आपका बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोन ले और ऐसे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें ताकि हम ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी बेहतर करें बल्कि लोन को रीपे भी करें, जो कि अभी तक तो मुश्किल है पाकिस्तान में। जब अ, आपकी क्राइसिस इतने ज्यादा, पॉलिटिकल क्राइसिस इतने ज्यादा है, जब गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, इलेक्शन की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इट डजंट लुक गुड फॉर नाउ। बट इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ इट्स अ गुड थिंग टू हैव फॉर नाउ फॉर अ कंट्री लाइक अस, और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका। इसमें और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म, अगेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपने आउटकम्स देखने हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटकम में यही है कि अगर आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर लें उनके बताए हुए सारे, तो फिर आप उससे एस्केप कर सकते हैं। देयर इज अ टाइम, ऐसा नहीं है कि आईएमएफ में वंस आप चले गए तो आप वापस नहीं निकल सकते। इंडिया हैड टेकन लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड अब वो ऐसी कंडीशन में है कि वो आईएमएफ से लोन नहीं लेते। तो हम लोगों के पास भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ विंडो कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करें और हम आईएमएफ के साइकिल से बाहर निकल जाएं। बट
आयरॉनिकली हमें उस सब को करने के लिए IMF ने जो हमें बातें बताई हैं वही फॉलो करनी पड़ेंगी। वो Exactly. सारी बातें गलत नहीं बताते, वो आपके स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स गलत नहीं बताते, टैक्सेशन गलत नहीं बताते। ये सब कुछ हमने 40-50 इयर्स पहले किया होता तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक और टॉपिक जिसमें आप बहुत ज्यादा साइड्स नहीं ले सकते। आपको प्रोज भी बताने हैं, आपको कॉन्स भी बताने हैं, देन आपको एक एंड पे न्यूट्रल कंक्लूजन दे देना अपना। थैंक यू सो मच अबू बकर, वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी इस सेशन में, इस एपिसोड के लिए हम यही टॉपिक्स करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और हम मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच।